नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल स्मार्ट स्टडी 101 पर एंड मैं हूं दिव्या वर्मा। तो आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं बंगाल शैली के एक बहुत ही फेमस आर्टिस्ट के बारे में जिनका नाम है जितेंद्र नाथ मजूमदार। बाकी दोस्तों, अगर आपने इससे पहले की वीडियोस अभी तक नहीं देखी हैं तो जाकर देख लीजिएगा। सारी क्लासेस आपको हमारे इसी चैनल पर मिल जाएंगी। और जो भी स्टूडेंट्स अभी तक हमारे व्हाट्सएप एंड टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किए हैं तो जाकर कर लीजिएगा। लिंक आपको इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में मिल जाएगी। आपके किसी भी प्रकार के कोई भी क्वेश्चंस हैं, कोई भी डाउट हैं तो उसके लिए हमारा टेलीग्राम चैनल है, वहां पर जाकर आप मुझसे डायरेक्ट कांटेक्ट भी कर सकते हैं। तो चलिए फिर पढ़ना स्टार्ट करते हैं। देखिए, जितेंद्र नाथ मजूमदार, इनका जो टाइम पीरियड है वो 1891 से 1975 है। इसे आप ध्यान रखिएगा। जब भी क्वेश्चन इनके बारे में पूछा जाएगा तो आप इस चीज को जरूर लिख कर आइएगा। इनका जो जन्म है 1891 में पश्चिम बंगाल में हुआ था। 1891 में पश्चिम बंगाल में इनका जन्म हुआ था। इनके पिताजी का नाम है केदारनाथ मजूमदार और इनके जो गुरु हैं वो कौन है? अवनीन्द्रनाथ टैगोर। देखिए, नंदलाल बोस, असित कुमार हलदार, जितेंद्र नाथ मजूमदार, शैलेंद्र नाथ डे, इनके सब के गुरु कौन हैं? तो अवनीन्द्रनाथ टैगोर हैं। आगे इनके बारे में हम डिटेल से सारी चीजें पॉइंट वाइज समझने वाले हैं। तो सबसे पहले हम समझेंगे इनकी जन्म और शिक्षा के बारे में। इनका जन्म कब और कहाँ पर हुआ, इन्होंने शिक्षा कहाँ से ली, कौन इनके गुरु थे, सारी चीजें हम डिटेल से समझने वाले हैं। तो जितेंद्र नाथ मजूमदार का जन्म 1891 में पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद जिले में निमतीता या फिर निमटिया नामक स्थान पर हुआ था। तो 1891 ये इनका टाइम हो गया। और स्टेट कौन सा है? तो पश्चिम बंगाल है। पश्चिम बंगाल ये स्टेट है। जिला का नाम है मुर्शिदाबाद। जिला कौन सा है? मुर्शिदाबाद। और पर्टिकुलर वो स्थान कौन सा है जहां पर इनका जन्म हुआ था? तो निमतीता या फिर निमटिया। देखिए, कुछ बुक्स में आपका निमतीता लिखा हुआ है, कुछ में निमटिया लिखा हुआ है, तो मैंने यहाँ पर दोनों नाम मेंशन कर दिए हैं, दोनों आप ध्यान रखिएगा। आगे समझिएगा, इनके जो पिताजी हैं श्री केदारनाथ मजूमदार, ये जगताई में सब रजिस्ट्रार थे। ठीक है। और जितेंद्र बाबू जब केवल 1 वर्ष के थे, मात्र 1 वर्ष के, यानी बहुत ही छोटे थे। 1 वर्ष का बच्चा कितना ही बड़ा होता है आप सभी जानते हैं। तभी इनकी माता जी का देहांत हो गया था। और बचपन में प्रारंभिक शिक्षा ग्रहण करने के साथ ही साथ चित्रकला में विशेष रुचि होने के कारण 14 वर्ष की आयु में इन्होंने पढ़ाई छोड़ दी और अपना जो मन है वो चित्रकला में लगाया, क्योंकि इनका चित्रकला में बचपन से ही बहुत अधिक लगाव था। तो ये क्या करते हैं, अपना मन चित्रकला की तरफ लगा देते हैं। और 1909 में वे कलकत्ता कला विद्यालय में प्रविष्ट हुए, यानी कि प्रवेश लिया, एडमिशन लिया। और 6 वर्ष शांति निकेतन में अवनीन्द्रनाथ टैगोर के सानिध्य में रहकर शिक्षा प्राप्ति की। तो इन्होंने कहाँ से पढ़ाई की है? कलकत्ता कला विद्यालय और शांति निकेतन से। इनके गुरु कौन थे? अवनीन्द्रनाथ टैगोर। तो जो भी पॉइंट्स यहाँ पर मैंने हाईलाइट किए हैं इन पर आप विशेष ध्यान रखिएगा। फिर 1909 और 10 के बीच में जो मजूमदार हैं ये अपना पहला चित्र बनाते हैं जिसका नाम है बालक ध्रुव की तपस्या। ध्रुव के बारे में आप सभी जानते हैं, ध्रुव ने भगवान विष्णु की तपस्या की थी। तो वही चित्र यहाँ पर जितेंद्र नाथ मजूमदार के द्वारा बनाया गया है, जिसका नाम क्या है? बालक ध्रुव की तपस्या। और इनका दूसरा चित्र है राधा का अभिसार। ये 2 चित्र इन्होंने बनाए, जिनमें से इनका जो पहला चित्र है बालक ध्रुव की तपस्या, ये एक अंग्रेज ने 80 रुपए में खरीद लिया था। 80 रुपए में इनका चित्र बिक गया था। कौन सा? बालक ध्रुव की तपस्या। इनका जो दूसरा चित्र है जिसका नाम है राधा का अभिसार, ध्यान रखिएगा, राधा का अभिसार, ये चित्र रॉयल कॉलेज ऑफ आर्ट्स लंदन के अध्यक्ष रोथेनस्टीन ने 100 रुपए में खरीदा और 10 रुपए इन्हें प्रतिदिन देकर इस चित्र के, कौन सा चित्र? राधा का अभिसार, इस चित्र के 3 स्केच भी बनवाए, चित्र भी खरीद लिया। और ये चित्र रोथेनस्टीन को इतना पसंद आ गया कि मजूमदार को 10 रुपए प्रतिदिन देकर इस चित्र के 3 स्केच भी तैयार करवाए। अब अगला पॉइंट आता है अध्यापन, यानी कि टीचिंग। इन्होंने कहाँ पर
अध्यापन कार्य किया या फिर टीचर नियुक्त हुए। तो शांति निकेतन से कला शिक्षा पूर्ण करने के पश्चात क्षिति बाबू ने यानी क्षितिन नाथ ने कला अध्यापन करने का निर्णय लिया और वे तत्कालीन इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट में अध्यापक बन गए। इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट, इसकी स्थापना किसने की थी? अवनींद्रनाथ टैगोर ने। तो यहीं पर जो क्षितिन नाथ हैं, एक सेकंड, तो यहीं पर क्षितिन नाथ ने इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट में क्या किया? अध्यापन कार्य किया, यहीं पर टीचर नियुक्त हो गए और बाद में यहाँ पर प्राचार्य भी बने। 1 सितंबर सन 1942 में इन्होंने 22 वर्ष तक इलाहाबाद विश्वविद्यालय के ललित कला विभाग में अध्यक्ष के पद पर कार्य किया और 62 वर्ष की आयु में यहाँ से सेवानिवृत्त हुए अर्थात रिटायर हो गए। फिर 1964 तक मजूमदार इलाहाबाद विश्वविद्यालय में शिक्षक रहे। वहां से अवकाश ग्रहण करने के पश्चात वे अपने अंतिम समय तक इलाहाबाद में रहे और 9 फरवरी 1975 में उनका देहावसान हो गया। तो क्षितिन नाथ मजूमदार की डेथ कहाँ पर हुई थी? इलाहाबाद में। कब हुई थी? तो 9 फरवरी 1975 को। फिर अगला पॉइंट है कि बंगाल के गवर्नर शिशिर कुमार घोष ने इन्हें वैष्णव चित्रकार कहा है। इस पॉइंट को ध्यान रखिएगा। बंगाल के गवर्नर शिशिर कुमार घोष ने इन्हें क्या कहा था? वैष्णव चित्रकार। और इन्होंने यानी श्री घोष ने मजूमदार के 25 से 26 चित्र खरीदे भी हैं। यानी शिशिर कुमार घोष ने मजूमदार के 25 से 26 चित्र खरीदे भी हैं। मजूमदार के एक चित्र श्री चैतन्य का गृह त्याग, इस चित्र पर मुग्ध होकर, इस चित्र से प्रसन्न होकर जो अवनी बाबू हैं यानी अवनींद्रनाथ टैगोर, जो कि इनके गुरु थे, उन्होंने 200 रुपए का पुरस्कार भी दिया था। अवनींद्रनाथ टैगोर ने मजूमदार के अनेक चित्र क्रय किए यानी खरीदे। नंदलाल बसु, असित कुमार हलदार इत्यादि क्षितिन नाथ के सहपाठी थे। सहपाठी यानी कि क्लासमेट थे, ये सब साथ ही में पढ़ते थे। और ध्यान रखिएगा, मैंने अवनींद्रनाथ टैगोर और असित कुमार हलदार, नंदलाल बोस, राजा रवि वर्मा, इन सब के बारे में पढ़ाया हुआ है। वीडियोस आपको चैनल पर मिल जाएंगी, वहां से जाकर सारी चीजें आप कंप्लीट कर लीजिएगा। आगे समझिएगा, जो अवनींद्रनाथ टैगोर हैं ये कहते थे कि मेरे 3 विद्यार्थियों ने सिद्धि लाभ की है, मेरे 3 विद्यार्थियों ने सिद्धि प्राप्त की है। जो नंदलाल हैं, इन्होंने शिव की सिद्धि प्राप्त की है और मैं स्वयं मुगल विषयक सिद्ध हूँ और तुम क्षितेंद्र यानी क्षितिन नाथ से कह रहे हैं कि तुम चैतन्य सिद्ध हो। अब इस पॉइंट को थोड़ा सा समझिएगा। नंदलाल बोस ने शिव विषयक बहुत सारे चित्र बनाए हैं जो कि इनके फेमस चित्रों में गिने जाते हैं। तो इसलिए अवनींद्रनाथ टैगोर इन्हें कहते हैं तुम शिव सिद्ध कलाकार हो और स्वयं को कहते हैं मैं मुगल विषयक सिद्ध कलाकार हूँ। और क्षितिन नाथ टैगोर ने चैतन्य महाप्रभु से संबंधित चित्र बनाए हैं, इसलिए इनको कहा है कि तुम चैतन्य सिद्ध कलाकार हो। ठीक है, आगे समझिएगा। क्षितिन नाथ द्वारा अंकित चित्र वायसराय, लॉर्ड हार्डिंस, लॉर्ड डोनाल्डसे इत्यादि अनेक प्रतिष्ठित व्यक्तियों के द्वारा खरीदे गए हैं। यानी इन लोगों ने, लॉर्ड डोनाल्डसे ने और वायसराय लॉर्ड हार्डिंस ने क्षितिन नाथ मजूमदार के चित्रों को खरीदा है। फिर अगला पॉइंट आता है क्षितेंद्र नाथ मजूमदार की कला यात्रा। अब हम क्या पढ़ेंगे कि क्षितेंद्र नाथ मजूमदार ने कला के क्षेत्र में जो भी योगदान दिया है उस चीज को। तो इनकी कला धार्मिक रंग में रंगी हुई है। उनके जो चित्र हैं, चित्रों का विषय क्या रहा है? भारतीय पुराण, इतिहास, भागवत पुराण एवं गीत गोविंद के प्रसंगों पर आधारित हैं। तो ध्यान रखिएगा कि क्षितिन नाथ मजूमदार के जो चित्र हैं उनका विषय क्या है? तो भारतीय पुराण है, इतिहास है, भागवत पुराण, गीत गोविंद, ये सारे चित्रों के विषय रहे हैं। इन्हीं पर आधारित इन्होंने पेंटिंग्स बनाई हैं। इन्होंने प्रायः चैतन्य के विचारों पर आधारित राधा कृष्ण की भक्ति की ही विभिन्न मानसिक अवस्थाओं का चित्रण किया है। इनकी अधिकांश कृतियां बंगाल के महान संत जिनका नाम है चैतन्य महाप्रभु के आध्यात्मिक जीवन से प्रेरित है। देखिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है क्षितिन नाथ मजूमदार से संबंधित, क्योंकि जो चैतन्य महाप्रभु हैं इनसे संबंधित बहुत सारी पेंटिंग्स इन्होंने बनाई हैं जो कि इनकी फेमस पेंटिंग्स हैं।
तो इस पॉइंट को आप ध्यान रखेंगे। और चैतन्य महाप्रभु के जीवन प्रसंग की इन्होंने जो चित्र श्रृंखला तैयार की है वो अत्यंत कारुणिक और मार्मिक है। देखिए, चित्र श्रृंखला आप लोग समझते हैं, यानी एक ही विषय के बहुत सारे चित्र। जैसे कि यहाँ पर आप समझ सकते हैं चैतन्य की चटशाला, गुरु के द्वार पर, और चैतन्य का गृह परित्याग, संत के रूप में, कृष्ण प्रेम में विभोर। तो ये यहाँ पर जो भी पेंटिंग्स दी हुई हैं ये सारी चैतन्य महाप्रभु से ही संबंधित है। तो इसको हम क्या कह सकते हैं, एक श्रृंखला। ठीक है। और इसी प्रकार से इन्होंने गीत गोविंद से जुड़े राधा कृष्ण तथा गोप गोपियों के प्रेम और भावनाओं से भरे अनेक सुंदर तथा मन को छू लेने वाले चित्र बनाए हैं। मजूमदार की जो कलाकृतियां हैं, अब बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर आता है। मजूमदार की जो कलाकृतियां हैं वो भावों से परिपूर्ण हैं। इन्होंने अपनी पेंटिंग्स में भाव को, यानी जो फीलिंग्स को बहुत ही अच्छे से दिखाया है, और तकनीकी प्रयोग की अपेक्षा ये भावानुभूति की गहराई पर अधिक बल देते थे। देखिए, मैंने जो भी यहाँ पर इम्पोर्टेंट लाइन थी, इम्पोर्टेंट पॉइंट थे, उनको हाईलाइट कर दिया है, तो इन पर आप विशेष ध्यान रखेंगे। क्षितिन्द्रनाथ मजूमदार से संबंधित अगर क्वेश्चन पूछा जाता है तो आप इस चीज को जरूर मेंशन करके आएंगे कि इनकी जो कलाकृतियां हैं, इनकी जो पेंटिंग्स हैं वो भाव से परिपूर्ण हैं, और इन्होंने तकनीकी प्रयोगों की अपेक्षा भावानुभूत की जो गहराई है, मन के जो भाव हैं उन पर अधिक बल दिया है। यही कारण है कि उनकी रचनाओं का मुख्य स्वर क्या है, भक्ति मूलक है। वे अपनी कला के माध्यम से आत्मिक शांति एवं संतोष प्राप्त करते थे। उनके चित्रों की आकृतियां शास्त्रीय परंपरागत रूपों पर आधारित न होकर बंगाल के लोक जीवन से प्रेरित हैं। इनकी जो भी पेंटिंग्स की आकृतियां हैं वो बंगाल के लोक जीवन से काफी प्रेरित रही हैं। उनके व्यक्तित्व का सच्चा प्रतिबिंब राधा के रूप में मिलता है। उन्होंने अन्य नारी पात्रों में भी राधा की ही झांकी देखी है, और उनके रासलीला नामक चित्र से पूर्ण स्पष्ट भी होता है। इनका एक चित्र है रासलीला, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट चित्र है। मजूमदार की नायिकाएं और देवियां भी वास्तविक दुनिया से अलग, दिव्य और अलौकिक सौंदर्य से भरपूर दिखाई देती हैं। उनके चित्रों में सुंदरता, कोमलता और आकर्षण स्पष्ट झलकता है। आगे का जो पॉइंट है इसे आप ध्यान से समझेंगे। उनके झुके हुए शीश, यानी जो भी इन्होंने आकृतियां बनाई हैं उनकी विशेषता यहाँ पर दी हुई है। उनके झुके हुए शीश हैं, पतली लंबी मुड़ी हुई उंगलियां हैं, और शरीर के तोड़ मोड़ में इस दुनिया से परे किसी ऊपर के लोक, यानी परलोक की बात की जा रही है, किसी ऊपर के लोक या फिर परलोक की झांकी प्रस्तुत करती हैं। तो क्वेश्चन अगर पूछा जाए कि क्षितिन्द्रनाथ मजूमदार के चित्रों की क्या विशेषताएं हैं, तो आप ये पॉइंट लिखकर आ सकते हैं। ठीक है। फिर आगे समझिएगा, यहाँ पर अगला पॉइंट है, जिस प्रकार मजूमदार की आकृतियां सुंदर हैं उसी प्रकार उनके चित्रित वृक्ष भी लुभावने हैं। पृष्ठभूमि में विशेषता वृक्षों का अधिक प्रयोग है। तो ये भी इनकी पेंटिंग्स की एक विशेषता है कि इन्होंने पृष्ठभूमि में, यानी बैकग्राउंड में, वृक्षों का अधिक प्रयोग किया है। इस पॉइंट को ध्यान रखिएगा। अब इनकी आती है टेक्निक। इन्होंने किस टेक्निक में काम किया है, तो क्षितिन्द्रनाथ मजूमदार ने वॉश टेक्निक में, वॉश रंगांकन में काम किया है तथा जल रंग की टेम्परा पद्धति का शुद्ध रूप में प्रयोग करने वाले प्रारंभिक भारतीय चित्रकारों में गिने जाते हैं। तो प्रमुख रूप से इनकी पेंटिंग जो है, इनकी पेंटिंग की जो तकनीक है वो कौन सी है, वॉश है, लेकिन इन्होंने जल रंग की टेम्परा पद्धति का शुद्ध रूप में प्रयोग किया है। देखिए, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन तो आपके 5th सेमेस्टर में पूछे नहीं जाएंगे, तो आपको इससे कोई मतलब नहीं है कि इन्होंने कौन सी तकनीक का प्रयोग किया है और किस प्रकार के क्वेश्चन आएंगे, कहाँ पर हम वॉश सही करेंगे, कहाँ पर टेम्परा सही करेंगे। तो इसमें आपको झंझट में नहीं पड़ना है, क्योंकि आपके जो पेपर है वो डिस्क्रिप्टिव टाइप का होगा। तो आप दोनों चीजें लिख कर आएंगे, इन्होंने वॉश में भी काम किया है और जल रंग की टेम्परा पद्धति का भी शुद्ध रूप में प्रयोग किया है। उनके चित्रों में हल्का पीला और हरा, लाल, गेरुआ, इस प्रकार के जो रंग हैं वो विशेष रूप से दिखाई देते हैं। और आगे समझिएगा, नेक्स्ट पॉइंट है, उनकी चित्रकला की उत्कृष्टता से प्रभावित होकर उनके गुरु अवनीन्द्रनाथ टैगोर कहते हैं कि क्षितिन्द्र हमारा शिष्य है, लेकिन
अपनी रेखाओं और रंगों की संयोजन में इतना कोमल और इतना सजग है कि वह हमसे भी आगे बढ़ गया है। उदाहरण के लिए चित्रों में पालतू जानवर और नारी, चरण श्रृंगार, भक्ति और वैराग्य ये चित्र शामिल हैं, जिसमें इन्होंने लाइंस का बहुत ही अच्छा प्रदर्शन किया है। ठीक है, इनके पुरस्कारों की बात करते हैं तो बंगाल सरकार, एक सेकंड, हाँ, बंगाल कांग्रेस कमेटी ने 1963 में इन्हें अशोक स्तंभ पुरस्कार से नवाजा था। ठीक है, 1963 में इन्हें कौन सा पुरस्कार मिला था? तो अशोक स्तंभ पुरस्कार। फिर अगला पॉइंट यहाँ पर है चित्र संग्रह, यानी इनकी जो पेंटिंग्स हैं वो कहाँ पर संग्रहित हैं। तो छितेंद्र नाथ मजूमदार के चित्र देश विदेश के विभिन्न संग्रहालयों में और कला दीर्घाओं एवं निजी संग्रहों में स्थित हैं, जैसे कि कोलकाता संग्रहालय में और भारत कला भवन भोपाल, वाराणसी, नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट नई दिल्ली यानी NGMA और कोलकाता के आशुतोष संग्रहालय, विक्टोरिया व अल्बर्ट म्यूजियम लंदन आदि में देखे जा सकते हैं। तो इनकी पेंटिंग्स जो हैं वो कहाँ पर रखी हुई हैं? तो वो सारे संग्रहालय, कला दीर्घाएं यहाँ पर दी हुई हैं, इनको भी आप ध्यान रखेंगे। अब इनकी कुछ पेंटिंग्स आ जाती हैं। तो ध्रुव की तपस्या, पालित मृग, राधा का अभिसार, रासलीला, यमुना अभिसारिका और गीत गोविंद, फिर महाप्रभु का उदास समर्पण और विष्णुप्रिया, रूप गोस्वामी और मीरा, चैतन्य महाप्रभु। देखिए, चैतन्य महाप्रभु से संबंधित इन्होंने पूरी श्रृंखला बनाई है, तो उस पॉइंट को आप ध्यान रखेंगे। बाकी कुछ पेंटिंग्स आपको ऊपर भी बताई गई थी। अगर आप नोट्स बना रहे हैं तो सारी पेंटिंग्स एक जगह पर लिख लीजिएगा ताकि आपको याद करने में आसानी रहे। फिर अगली है चरण श्रृंगार, निमाई और सनातन, और इन्होंने लक्ष्मी, सरस्वती, मनसा देवियों के भी चित्र बनाए हैं। तो ये इनकी कुछ पेंटिंग्स थी, इन्हें आप ध्यान रखिएगा। बाकी दोस्तों, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बताने जा रही हूँ। जब भी किसी भी आर्टिस्ट से संबंधित कोई लॉन्ग क्वेश्चन पूछा जाए तो वहां पर 4 से 5 पेंटिंग आप जरूर लिख कर आइएगा। इससे एग्जामिनर पर अच्छा प्रभाव पड़ता है और आपको मार्क्स भी अच्छे मिल सकते हैं। बाकी आज के लिए बस यहीं तक। ये क्लास आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने सभी साथियों के साथ में इसे शेयर भी कीजिएगा। और मिलते हैं दोस्तों बहुत जल्द किसी नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद साथियों। जय हिंद।